हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर चैनल यूपीएससी सीडीएस हब। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिजिक्स एमसीक्यू एक्सप्लेनेशन। यस, हम अपने टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चंस अपडेट करते हैं फिजिक्स रिलेटेड। वही क्वेश्चंस को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे इन डिटेल। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1। और इसके बारे में हमसे पूछा गया डायोड इज यूज फॉर। बेसिकली हमसे यहाँ पे डायोड की एप्लीकेशंस के बारे में पूछा गया है। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 4 ऑप्शन जो हमारे साथ हमारे गिवन है। फर्स्ट वन इज मॉड्यूलेशन, सेकंड इज ऑसिलेशन, थर्ड इज एम्पलीफिकेशन, फोर्थ इज प्यूरिफिकेशन। मॉड्यूलेशन का क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। जो मॉड्यूलेशन होता है बेसिकली, मॉड्यूलेशन हम लोग वेव का करते हैं, वेव का मॉड्यूलेशन करते हैं। मॉड्यूलेशन इटसेल्फ सेज दैट इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच वी मॉड्यूलेट द वेव। और मॉड्यूलेट की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, मॉड्यूलेट की 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं जिससे वेव डिफाइन की जाती है। फर्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी, सेकंड वन इज एम्पलीट्यूड और थर्ड वन इज फेज। तो गाइस, जब हम लोग फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और फेज की बात करते हैं जो वेव के पार्ट हैं, और जब हम लोग वेव को मॉड्यूलेट करने की बात करते हैं, तो जब हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट करते हैं ओनली, तब उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। जब हम वेव में ओनली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट करते हैं उसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हैं। और जब हम फेज को मॉड्यूलेट करते हैं उसको फेज मॉड्यूलेशन बोलते हैं, पीएम। ओके गाइस, तो यहाँ पे डायोड का कनेक्शन मॉड्यूलेशन से बिल्कुल भी नहीं है, तो इसे हम ऑप्शन को डायरेक्ट कट कर सकते हैं। सेकेंड वन इज ऑसिलेशन। इसको तो आप डायरेक्ट ही कट कर सकते हैं, आपको पता ही है ऑसिलेशन क्या है। बेसिकली ऑसिलेशन आपका है मूवमेंट। ओके गाइस, ऑसिलेशन है मूवमेंट जिसमें टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है, और उसका अनदर नेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट को भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक रेफरेंस पॉइंट होता है। सपोज करिए एक रेफरेंस पॉइंट है दिस वन, और कोई भी बॉडी इस रेफरेंस पॉइंट से टू एंड फ्रो मूव करती है, आगे जाती है, सेम जिस डिस्टेंस से आगे जाती है सेम डिस्टेंस से पीछे आती है। और डिस्टेंस वेरी भी कर सकता है बट मूवमेंट सेम रहेगा। जैसे, और उसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास सिंपल पेंडुलम। ओके, ऑसिलेशन का बेस्ट एग्जांपल हमारे पास सिंपलेस्ट एग्जांपल है बट वेरी इफेक्टिव है और बेस्ट एग्जांपल है। एम्पलीफिकेशन की हम बात करते हैं, तो एम्पलीफिकेशन जो होता है किसी भी चीज़ को, या स्पेशली वेव के केस में उसके कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्रिक्वेंसी हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, फेज हो गया, जब उसको हम लोग बढ़ाते हैं, ओके, उसको बोलते हैं एम्पलीफायर। जिस चीज़ से हम बढ़ाते हैं वो होता है एम्पलीफायर, और प्रोसेस होती है एम्पलीफिकेशन। तो डायोड इस पर्पज से भी काम में नहीं आता है। तो फोर्थ ऑप्शन है, ऑब्वियसली लास्ट ऑप्शन करेक्ट है, बट इसको हम डिटेल में देखेंगे व्हाट इज प्यूरिफिकेशन। जो बेसिकली डायोड जो होता है, आप इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट अलाउ करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट अलाउ करते हैं, और बैकवर्ड डायरेक्शन में करंट अलाउ नहीं करते। तो ये बेसिकली जो डायोड का ये जो फंक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट अलाउ करना और बैकवर्ड डायरेक्शन में करंट अलाउ नहीं करना, इस फंक्शन का यूज़ करते हुए हम वेव्स को प्यूरिफाई करते हैं। और वेव्स को प्यूरिफाई करने के मतलब ये है कि वेव में जो नॉइस प्रेजेंट है, जो डिस्टॉर्शन साउंड्स या कोई भी ऐसी चीज़ प्रेजेंट है जो अनवांटेड है, उसको हम लोग रिमूव करते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं प्यूरिफिकेशन, और किसके थ्रू किया जाता है, डायोड के थ्रू। तो डायोड का मेन एप्लीकेशन प्यूरिफिकेशन ऑफ वेव। ओके, हम अब इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। जो डायोड है, अब आइए मैं आपको पहले थोड़ा सा डायोड के बारे में बताना चाहूँगा कि डायोड बेसिकली है क्या। तो जो डायोड है, इसमें ये 2 टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है। ओके, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का मतलब है हमारे पास कि ये डायोड, बेसिकली डायोड का अगर डायग्राम ड्रॉ करूं तो डायोड कुछ इस तरह से होता है। ओके, ये पार्ट इसका टोटली ब्लैक होता है या फिर ग्रे कलर का भी हो सकता है, और ये 2 टर्मिनल्स लगे होते हैं, ये टर्मिनल होते हैं। ओके गाइस, ये टर्मिनल हैं,
ये भी टर्मिनल है, लेकिन और ये बीच में डायोड है। ओके, तो डायोड जो होता है उसकी मेन प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन वन डायरेक्शन। तो बेसिकली जो डायोड होता है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन वन डायरेक्शन, राइट। सेकंड जो मेन पर्पस जो जिसे हम बोलते हैं वो है असिमेट्रिक कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस, पहली बात करते हैं कंडक्टेंस क्या होती है। किसी भी चीज़, किसी भी सब्सटेंस में से कुछ भी अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसको कंडक्टेंस बोलते हैं, कि उसके अंदर इट हैज़ सम कैपेसिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ दैट यूनिट इज कंडक्टेंस। अब इसको रेजिस्टेंस का इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है। अब इसकी हम बात करें, जैसे कि कंडक्टेंस की अगर मैं बात करूं, ये रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, ओके, और कंडक्टेंस की यूनिट होती है मो, जस्ट अपोजिट, ओम एंड मो। ओके गाइस, तो असिमेट्रिक कंडक्टेंस का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट अलाउ करते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में करंट अलाउ नहीं होता है। अगर आप वायर की बात करें, कोई भी एक वायर लेंगे जो प्रॉपर मेटल है और प्रॉपर कंडक्टर है, तो उस केस में आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी करंट अलाउ होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी करंट अलाउ होता है। बट डायोड जो है ये स्पेशल, जो हमारा ये डायोड होता है स्पेशल कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, जिसमें हम लोगों को असिमेट्रिक कंडक्टेंस यानी ओनली इन वन डायरेक्शन करंट अलाउ करता है, रिवर्स डायरेक्शन में करंट अलाउ नहीं करता है। इसी चीज़ को बोलते हैं असिमेट्रिक, दैट इज देयर इज नो सिमेट्री, सो असिमेट्रिक कंडक्टेंस। और खास बात ये है, जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट अलाउ होता है तो उसका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, वेरी लो रेजिस्टेंस। और आइडियली हम लोग जीरो बोलते हैं, बट आइडियली जीरो है बट एक्चुअल जीरो नहीं होता है, कुछ रेजिस्टेंस उसमें भी शो करता है। ओके, अब हम बात करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन की। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसका आइडियली जीरो रेजिस्टेंस होता है, बट जब रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, वेरी हाई, आइडियली इन्फानाइट, आइडियली इन्फानाइट होता है, बट रेजिस्टेंस का बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्यों होता है मैं आपको नेक्स्ट अब थोड़ी देर में बताऊंगा एक्चुअल में क्यों नहीं, क्यों होता है, और रिवर्स डायरेक्शन में इतना हाई रेजिस्टेंस और फॉरवर्ड डायरेक्शन में रेजिस्टेंस क्यों नहीं होता है। ये बेसिकली सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी है जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। अभी डायोड, बेसिकली डायोड है क्या। अगर आपको पूछा जाए, जैसे कोई भी मेटल है उसके अंदर करंट पास हो रहा है, तो हमें पता है कॉपर वायर है तो कॉपर का बना हुआ है, सिल्वर वायर सिल्वर का बना हुआ है, या किसी मेटल का पर्टिकुलर मेटल का वायर है तो मेटल का बना हुआ है। तो उसके अंदर, मेटल्स के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस जो चार्ज कैरियर होते हैं और करंट कैरी करते हैं, या करंट उसके थ्रू ट्रांसफ़र होता है, ट्रैवल करता है। बट डायोड क्या होता है जिसकी ये स्पेशल प्रॉपर्टी है, बेसिकली डायोड आपका सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ये इन बिटवीन होते हैं, जो कंडक्टर होता है और इंसुलेटर होता है, राइट। जो कंडक्टर, उसके इन बिटवीन की रेंज को बोला जाता है सेमीकंडक्टर। ये सेमीकंडक्टर के अंदर दोनों प्रॉपर्टी होती हैं, एज अ कंडक्टर भी एक्ट करता है, एज अ इंसुलेटर भी एक्ट करता है। जो डायोड होते हैं वो सेमीकंडक्टर से बने होते हैं, और सेमीकंडक्टर की क्रिस्टलाइन फॉर्म से बने होते हैं, राइट। जो सेमीकंडक्टर होता है उसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है जिससे हम बनाया जाता है। अब इसमें जो डायोड होता है उसमें पी एंड एन जंक्शन होता है, पी एंड एन जंक्शन होता है जो जिसके बेसिस पर डायोड वर्क करता है। इसको डिस्कवर किसने किया था, फर्डिनेंड ब्राउन ने, जो हमारे जर्मन के फिजिक्स थे, इन 1874 इन्होंने डिस्कवर किया था कि असिमेट्रिक कंडक्टेंस सेमीकंडक्टर में प्रेजेंट है, विच लीड्स टू प्रेजेंटली नोन एज डायोड। अब इन 1919 क्या हुआ था, विलियम हेनरी एक्लेस ने जो असिमेट्रिक कंडक्टेंस से जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बना था उसको एज अ डायोड नेम किया था। मिस्टर विलियम हेनरी एक्लेस कॉइन द टर्म डायोड। अब डायोड वर्क कैसे करता है मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए, मैंने आपको बताया डायोड सेमीकंडक्टर का होता है, राइट। अब सेमीकंडक्टर में कौन कौन से मेटल मटेरियल हैं हमारे पास, मेटल
मेटल, सेमीकंडक्टर एंड नॉन मेटल या फिर आपके इंसुलेटर्स। इसके बीच में सेमीकंडक्टर आता है। अब सेमीकंडक्टर जो वास्टली प्रेजेंट अवेलेबल है सेमीकंडक्टर हमारे पास, वो है सिलिका। बहुत ज़्यादा अबंडेंट क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल है। बट डायोड क्या सिर्फ सिलिका से बनते हैं? नहीं। ये को पूछा भी जा सकता है कि डायोड जो है वो मेजरली सिलिका से बनते हैं, बट अदर मटेरियल्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड है, इससे डायोड बनाया जा सकता है। जर्मेनियम है, इससे भी डायोड बनाया जा सकता है, और डायोड मैन्युफैक्चर होते भी हैं, बट मेजरली सिलिकॉन यूज़ होती है। अब देखिए पी और एन जंक्शन क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए इन पी एन जंक्शन होता है हमारे पास डायोड में इन और जिस डायोड में पी एन जंक्शन होता है उसको पी एन जंक्शन डायोड भी बोलते हैं। पी और एन जंक्शन का मतलब ये बना है आपसे पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर के कंपोजिशन से। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर ज्वाइन करते हैं और उससे जब डायोड बनता है उसको बोलते हैं पी एन जंक्शन डायोड। देखिए मैं आपको इम्प्योरिटीज़ जो होती है सेमीकंडक्टर के अंदर, उसको एक पर्टिकुलर साइड पे ऐड किया जाता है। जैसे कि ये देखिए, जो आपका जो प्रोसेस है उसमें क्या करते हैं हम लोग, सेमीकंडक्टर लेते हैं, ओके गाइस, उसमें इम्प्योरिटीज़ को ऐड किया जाता है, राइट। जब इम्प्योरिटीज़ को सेमीकंडक्टर में ऐड किया जाता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग, ओके। प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। जो सेमीकंडक्टर होता है आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, राइट। क्रिस्टलाइन फॉर्म में जब सेमीकंडक्टर होता है तो, और जब इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है सेमीकंडक्टर का, उसमें इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं उसमें टू टाइप की इम्प्योरिटीज़ ऐड की जाती है, ट्राईवैलेंट, ओके, और पेंटावैलेंट। जब ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं तो ट्राईवैलेंट में जो होता है उसके आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके गाइस, और पेंटावैलेंट में उसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ट्राईवैलेंट में जैसे आपका एल्यूमिनियम हो गया, उसके आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, तो उसे एज अ इम्प्योरिटी यूज़ किया जाता है, सेमी कंडक्टर्स को डोप कराया जाता है, ओके। और उसमें बेनिफिट क्या होता है, जब हम उसे डोप कराते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है वहाँ पे जनरेट होते हैं होल्स, ओके। अब जहाँ पे होल्स जनरेट होते हैं क्योंकि हमने 3 इलेक्ट्रॉन या ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज ऐड की हैं। बट पेंटावैलेंट के केस में होता है कि जब हम लोग ने इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं तो वहाँ पे हमने एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की अबंडेंट हो जाते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं वहाँ पे होल्स बन जाते हैं, ओके। तो बेसिकली अब यहाँ पे चार्ज अगर फ्लो होगा तो वहाँ पे चार्ज कैरियर होल्स होंगे, और इस केस में जहाँ पे हम लोग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज ऐड की हैं यहाँ पे चार्ज कैरियर आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो जिस सेमीकंडक्टर के अंदर इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं ट्राईवैलेंट और जिसमें होल्स जनरेट होता है वो सेमीकंडक्टर बोलते हैं पी टाइप। और ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं उसके में चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो होता है एन टाइप, ओके। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ पे क्लियर हो गया। अब डायोड के केस में जो होता है वो ये होता है, जैसे ये डायोड है, ओके, पी टाइप सेमीकंडक्टर ये है, एन टाइप सेमीकंडक्टर ये है। जब इनको अटैच किया जाता है तो एन में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो थोड़े से इलेक्ट्रॉन सपोज करिए इस रीजन से इस रीजन के इलेक्ट्रॉन्स, इतना रीजन हो गया, ये मूव कर जाते हैं इधर, क्योंकि अब लोग आपस में जैसे ही कनेक्ट हुए केमिकली, सो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव कर जाते हैं। इससे क्या होता है, यहाँ पे जो अबंडेंट इलेक्ट्रॉन्स थे अब वो वहाँ ख़त्म हो गए, ये एरिया न्यूट्रल हो गया, और यहाँ पे जो होल्स थे वो होल्स क्रिएट हुए थे इलेक्ट्रॉन्स की कमी की वजह से, और उनको ऑक्यूपाई कर लिया गया है इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स ने। तो इस एरिया में भी जो
इलेक्ट्रॉन की कमी से होल्स जनरेट होते हैं, वो होल्स भी ख़त्म हो चुके हैं। तो बेसिकली ये ऐसा रीजन बन गया है जहाँ पे चार्ज कैरियर है ही नहीं। तो इस रीजन को बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। इस रीजन को बोलते हैं डिप्लीशन रीजन, क्योंकि इसमें चार्ज कैरियर है प्रेजेंट नहीं है। तो होता क्या है, जब ऐसे टाइम पे हम लोग ये हमारा डायोड है, इसके बीच में डिप्लीशन रीजन है, यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर अवेलेबल है, यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर अवेलेबल है। जब यहाँ पे हम लोग करंट पास कराते हैं, ओके, और करंट का फ्लो डायरेक्शन ऐसे होता है लेफ्ट साइड, तो देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एन के अंदर, वो मूव करते हैं डिप्लीशन रीजन से होते हुए पी की तरफ, ओके। और इस तरह से वो लोग मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट अलाउ हो जाता है। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट अलाउ का मतलब है एनोड इधर है और कैथोड इधर है, कैथोड इधर है, एनोड इधर है, और इसी को बोलते हैं पी एन जंक्शन। जब हम रिवर्स कर देंगे, कैथोड को इधर कर देंगे और एनोड को इधर कर देंगे, तो उस केस में क्या होता है, ये आपके यहाँ पे जो आपका पी रीजन ये है, ये डिप्लीशन रीजन हो गया, ये एन रीजन हो गया। जब करंट का डायरेक्शन ये इस डायरेक्शन में रहेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से आपका करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। बट जब रिवर्स की बात करें तो एन टाइप में आपके इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं और वो डायरेक्शन में फ्लो कर जाते हैं। इसलिए जो डायोड होता है वो वन साइड करंट फ्लो अलाउ करता है, रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो अलाउ नहीं करता है। और सिमिलरली ये ऐसे ही है जैसे कि हम लोग जब वाटर की बात करते हैं, जब हमारे घर में पंप्स यूज़ करते हैं, पंप्स का जो इनलेट पाइप होता है हम उसमें चेक वाल्व लगाते हैं, और चेक वाल्व का पर्पस यही होता है कि वहाँ से वाटर आ सके बट वापस ना जाए, क्योंकि अगर वाटर वापस चला गया तो वहाँ पे एयर कैविटी जनरेट हो जाएगी और आपका पंप काम करना बंद कर देगा। तो इसलिए पंप की वर्किंग ख़राब ना हो, उसको रोकने के लिए हम लोग चेक वाल्व लगाते हैं। तो डायोड भी ऐसे ही काम करता है, वन डायरेक्शन में करंट अलाउ करता है, रिवर्स डायरेक्शन में करंट अलाउ नहीं करता है। आइए लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। विच कोल प्रोड्यूसेस मोस्ट हीट? तो इस यहाँ पे हमें ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो हमारे पास पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट है। और यहाँ पे ये कोल के टाइप्स हैं जो गिवन है हमारे पास, और हमको बताना है विच टाइप ऑफ कोल हैज मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू, हाई और हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। और कैलोरीफिक वैल्यू वो होती है जब भी किसी सब्सटेंस को हम बर्न करते हैं, तो बर्न करने के बाद जो भी उसमें हीट प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं हम कैलोरीफिक वैल्यू। अब यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू हीट के टर्म्स में ही देखी जाती है जब कोल को बर्न किया जाता है। तो इस सिनेरियो में हम लोगों को ये देखना है, जो कोल होता है उसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है। इसमें कार्बन कंटेंट किसका हाई है? जिसका कार्बन कंटेंट सबसे ज़्यादा हाई होगा उसका कैलोरीफिक वैल्यू भी हाई होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा कार्बन होगा वो कन्वर्ट होगा CO2 में, और उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी आफ्टर ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और बेसिकली जो कंबशन होता है उसमें कार्बन जो होता है CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर इम्प्योरिटीज में अदर मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं कोल के अंदर एज इम्प्योरिटीज, जैसे सल्फर प्रेजेंट है तो सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें भी होती हैं। अभी ये देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कार्बन कंटेंट की बात करें, कार्बन कंटेंट या कार्बन परसेंटेज की बात करते हैं हम, तो सबसे लो कार्बन कंटेंट जो होता है वो पीट में होता है, ओके। उससे ज़्यादा कार्बन कंटेंट आपका लिग्नाइट में होता है, फिर आपका उससे ज़्यादा कार्बन कंटेंट बिटुमिनस में होता है, देन सबसे ज़्यादा एंथ्रासाइट में होता है, ओके। तो एंथ्रासाइट का जो कार्बन कंटेंट है वो 92% से भी ज़्यादा होता है कार्बन कंटेंट, और सबसे लोएस्ट पीट में है, सबसे लोएस्ट पीट के अंदर होता है। ये तो बात हो गई कार्बन कंटेंट के बेसिस पे। अगर मैं बात करूँ इम्प्योरिटीज किसमें सबसे ज़्यादा होती है, इम्प्योरिटीज की बात करूँ,
तो पीट के अंदर सबसे ज़्यादा इम्प्योरिटीज होती है मैक्सिमम, एंड मिनिमम जो होती है वो एंथ्रासाइट में होती है। और इन दोनों का लिग्नाइट एंड बिटुमिनस की भी इनके बीच में लाई करती है इम्प्योरिटीज की वैल्यूज। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है एंथ्रासाइट। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है एंथ्रासाइट की जो वैल्यू होती है वो 22 से 28 मिलियन BTU पर टन होती है। और ये बेसिकली मॉइस्ट एंड मिनरल फ्री बेसिस पे निकाली जाती है। किसी भी सब्सटेंस की कैलोरीफिक वैल्यू जो निकाली जाती है वो उसके मॉइस्चर फ्री एंड इम्प्योरिटीज फ्री। जो उसके अंदर मॉइस्चर और इम्प्योरिटीज प्रेजेंट नहीं है, तो जो ओनली कार्बन कंटेंट अवेलेबल है उसको बर्न करने पे इतनी हमें वैल्यू मिलती है BTU टर्म्स पे। अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है और उसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है तो वैल्यू वेरी कर सकती है। अब एंथ्रासाइट के बारे में बात करें, जो अब मार्केट में जब हम जाते हैं तो आपने देखा होगा मार्केट में जो कोल प्रेजेंट होता है वो दो टाइप का कोल प्रेजेंट होता है। एक बोलते हैं कच्चा कोयला, एक होता है पक्का कोयला। कच्चा कोयला जो होता है वो आप देख भी सकते हैं, वो बहुत लाइट वेट होता है और उसका डायरेक्टली वुड से कन्वर्ट किया जाता है। वो बेसिकली पीट होता है जिसको हम लोग कच्चा कोयला बोलते हैं। और एंथ्रासाइड जो होता है वो होता है पक्का कोयला। पक्का कोयला, और इसको बोला जाता है पत्थर कोयला भी। पत्थर कोयला, तो ये इसी वजह से बोला जाता है क्योंकि एंथ्रासाइड जो है डीप डाउन, जब फ्लोरा एंड फौना स्टार्टिंग में हुआ करता था, स्टार्टिंग में वो आफ्टर सिस्मिक एक्टिविटीज वो फ्लोरा एंड फौना अर्थ के अंदर चला गया। अंदर की लेयर्स में हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, वहां पे वो कन्वर्ट हुआ। जो आपके जो फ्लोरा था, ओके, वो कन्वर्ट हुआ कोल्स में, और फौना था वो कन्वर्ट हुआ पेट्रोलियम में। अब जो फ्लोरा जो कन्वर्ट हुआ कोल में, उसमें अब वैरायटीज अवेलेबल हैं हमारे पास, जो मैंने आपको बताया पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, एंथ्रासाइट है। और एंथ्रासाइट बेसिकली ये काइंड ऑफ रॉक ही होता है, मेटामॉर्फिज्म से बनता है ये, और ये सेडिमेंट्री रॉक होता है। ये देखिए, ये बहुत हार्ड होता है, कॉम्पैक्ट होता है। इसके अंदर कोल के अंदर मिनरल्स भी होते हैं, और इसकी हाईएस्ट कार्बन कंटेंट भी होता है, और इसकी इम्प्योरिटी सबसे ज़्यादा कम होती हैं। बहुत ज़्यादा लेस इम्प्योरिटीज होती हैं। और हाईएस्ट कैलोरीफिक कंटेंट भी हाई होता है, क्योंकि कार्बन कंटेंट बहुत हाई है तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू भी होती है। एंथ्रासाइट जो बनता है वो मेटामॉर्फोस टाइप ऑफ रॉक कोल है, और ये कार्बन कंटेंट जो कार्बन कंटेंट होता है इसका 92 से 98% होता है। अब जैसे कोल है, बेसिकली वो वेजिटेशन जो है कन्वर्ट हुआ था कोल के अंदर, और बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में वो रॉक्स में कन्वर्ट हुआ। अब अब जो मैं बात करूं बिटुमिनस की, बिटुमिनस के केस में भी आपको दो वैरायटी मिल जाती हैं, बट जनरली लोग बात नहीं करते। बट एक वैरायटी होती है सब बिटुमिनस, एक होती है ओनली बिटुमिनस। इसमें जो आपका जो सब बिटुमिनस होती है उसका जो कार्बन कंटेंट 35 से 80 डिग्री सेल्सियस, जब कार्बन कंटेंट बर्न होता है 35 से 80 डिग्री सेल्सियस हीट जनरेट होती है, टेम्परेचर जाता है। लेकिन जब एंथ्रासाइड बर्न होता है, जब एंथ्रासाइड बर्न होता है उसका टेम्परेचर 180 से 245 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। ये एंथ्रासाइड जो होता है मार्केट में हार्ड कोल और ब्लैक कोल के नाम से भी अवेलेबल है। ओके, और जो अगर मैं कोल के अंदर इम्प्योरिटीज की अगर हम बात करें कि कोल के अंदर इम्प्योरिटीज कौन कौन सी प्रेजेंट होती हैं, तो सबसे पहले इम्प्योरिटीज होती है मॉइस्चर। मॉइस्चर भी अवेलेबल होता है, वो उसे एज ए इम्प्योरिटी ही ट्रीट किया जाता है। और उसमें होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि कार्बन के ही बने होते हैं, इसलिए उनको ऑर्गेनिक बोला जाता है। और उसके अंदर होते हैं आपके वैक्सेस होते हैं। ओके, प्लस उसके अंदर नाइट्रोजन होती है, प्लस उसके अंदर आपकी सल्फर होती है। ये सारे कंपाउंड्स कोल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये सब इम्प्योरिटीज में काउंट किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेव इज यूज फॉर कम्युनिकेशन बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट।
जो हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, अर्थ जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट बेसिकली जो लॉन्च किए जाते हैं वो 2 ऑर्बिट्स में किए जाते हैं। एक जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी। ओके, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स वो जो ऑर्बिट्स होती हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को जब लॉन्च करते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में, तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स जो होती हैं अर्थ के रेफरेंस पॉइंट से देखा जाए तो एज स्टिल रहती हैं, यानी जो आर्टिफिशियल का पोजीशन, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट का पोजीशन है वो अर्थ के रेफरेंस से सेम रहता है। और एक होता है जियो सिंक्रोनस और सन सिंक्रोनस। जियो सिंक्रोनस में और सन सिंक्रोनस में उनको सिंक्रोनाइज किया जाता है जो हमारी अर्थ का रोटेशन है और जो सन का रोटेशन है उसके बेसिस पे। तो आइए इसके हम ऑप्शंस देखते हैं। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है उसमें जो हम कम्युनिकेशन जो करते हैं सैटेलाइट से, तो हम कौन सी वेव यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ओके, सो माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है, ये एएम आप इसे डायरेक्टली कट कर सकते हैं, एएम का कोई कनेक्शन नहीं है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, मैंने आपको पहले बताया था फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का पार्ट है, ये सैटेलाइट का पार्ट नहीं है। बट यस, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का अगर बेनिफिट की बात करूँ तो जहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है वहाँ पे एंटीना की जो हाइट्स होती है वो रिड्यूस हो जाती है। ओके, यही हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करने के बेनिफिट होते हैं। जैसे फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन का बेनिफिट भी होता है, उसमें होता है हम नंबर ऑफ पीपल से ज़्यादा सेम फ्रिक्वेंसी के पे हम लोग मोर नंबर ऑफ पीपल से कनेक्ट कर सकते हैं फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन के केस में। और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में एंटीना हाइट रिड्यूस हो जाती है और मोर डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है सेम बैंडविड्थ पे। ओके, ये एम्पलीट्यूड फायदा है, बट जो सैटेलाइट से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है इसमें, इसलिए हम इसे डायरेक्टली कट कर सकते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात नहीं होती यहाँ पे, डायरेक्टली वेव पूछी गई है। अब देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये फ्रीक्वेंसी 10⁻16 सीरीज लिखा हुआ है फोर्थ ऑप्शन में। अब गाइस, अगर आपको चार्ट याद है तो आप डिटेक्ट कर लेंगे। अगर आपको चार्ट याद नहीं है तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आपको जब मैं आपको चार्ट प्रोवाइड करूंगा स्लाइड्स में, तो आप इस चार्ट को जरूर एक बार अच्छे से याद रखिएगा कि इनकी सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है। तो बेसिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सीरीज होती हैं वो आपकी विजिबल लाइट्स की होती हैं। ओके, उससे पहले इंफ्रा की होती हैं, और विजिबल के बाद आती है यूवी। एंड उस पे आपको रेडियो भी है, माइक्रो भी है, ये तेज, और सबसे ज़्यादा एक्स-रेज़ के बारे में भी बहुत पूछा जाता है। तो ये सारी कुछ वेव्स हैं, आपको एज़ इट इज़ इनको याद रखना है कि किसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ पे लाई करती है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो एनर्जी ज़्यादा होती है, और ज़्यादा एनर्जी होती है तो उसका पेनिट्रेशन भी ज़्यादा होता है। जैसे एक्स रे से भी ज़्यादा आपका गामा रेज़ है। ओके, गामा रेज़ हैं। सो इसमें आपको ये याद रखना है कंपैरिज़न के लिए। अब हम पर्टिकुलरली इसकी बात करें, 10⁻16 सीरीज़ जो है, ये बेसिकली अल्ट्रा वायलेट सीरीज़ है। अल्ट्रा वायलेट लाइट के अंदर आती है। तो अब डेटा ट्रांसफ़र के लिए हम अल्ट्रा वायलेट तो यूज़ नहीं करते हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। अब हमारे पास ऑप्शन है ए एंड बी, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। अब देखिए, मोस्ट ऑफ द ये इसलिए दिया हुआ है जैसे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएं और रेडियो वेव पे टिक कर दें, बट आंसर है माइक्रोवेव, रेडियो वेव नहीं है। इसका रीज़न है, और रीज़न ये है कि हम लोग जो, जैसे रेडियोज़ हो गए बेसिकली, पहले बहुत चलते थे, अब नहीं चलते। रेडियो हैं या स्टीरियो टाइप हैं, उसमें हम लोग जो माइंड में ये क्लिक होता है कि पहले हम रेडियो चलाते थे, उसमें एफएम होता था, एएम होता था, तो रेडियो से रेडियो वेव का कनेक्शन हो सकता है। अब वो गैस वर्क भी करना चाहेगा तो रेडियो वेव पे क्लिक करेगा, बट ऐसा नहीं है। करेक्ट आंसर माइक्रोवेव है। ओके, रेडियो वेव नहीं है। सो बात ये है, ऐसा क्यों है? हम क्योंकि हमें माइक्रोवेव के केस में कुछ एडवांटेजेस मिलते हैं जो हमें रेडियो वेव के केस में नहीं मिलते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो ये है, जो माइक्रोवेव होती है, ओके, जो माइक्रोवेव होती है उसको कंडेंस किया जा सकता है एक सिंगल पॉइंट पे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जो आपका जो माइक्रोवेव है उसको एक सिंगल पॉइंट पे फोकस किया जा सकता है नैरो बीम के अंदर, देन रेडियो वेव। ये आपका बेस्ट चीज़ है जो रेडियो वेव के पास नहीं है, माइक्रोवेव के पास है। अब इसलिए हमारा एडवांटेज क्या होता है, क्योंकि हम इसको नैरो बीम में फोकस कर लेते हैं, इसलिए हमारा पॉइंट टू पॉइंट सर्विसेज के लिए ये वेव सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ओके, और पॉइंट टू पॉइंट सर्विसेज में जैसे हमारे व्हीकल में सर्विसेज,
के लिए हम लोग जीपीएस यूज़ करते हैं। प्लेन्स में वेव्स के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र होता है और बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, जैसे फ्लाइट मॉड्यूल हो गया। बेसिकली लाइव लाइव डेटा ट्रांसफ़र होता है, तो उसमें कंटिन्यूअस ट्रांसफ़र होता रहता है। तो उस केस में हम लोग माइक्रोवेव्स को ही यूज़ करते हैं। ओके, टीवी के केस में हो गया, ये रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हो गई, इन सभी केसेस में हम लोग माइक्रोवेव ही यूज़ करते हैं। और सेकंड बेनिफिट बोलिए जो माइक्रोवेव के केस में मिलता है रेडियो के कंपैरिजन में, क्योंकि माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी हाई होती है। ओके, तो हमें ब्रॉड बैंडविड्थ मिलता है, जिससे हमें डेटा फ्लो बहुत हाई हो जाता है अगर हम माइक्रोवेव यूज़ करते हैं बजाय रेडियो वेव के। ओके गाइस, तो ये हमें एडवांटेज होता है, रेडियो वेव्स के केस में नहीं होता है, बट माइक्रोवेव के केस में हमें एडवांटेज मिलता है। अब देखिए, मैं आपके लिए चार्ट लेके आया हूँ। इस चार्ट में आप लोग बिल्कुल ये सीरीज याद रखिएगा। अगर आपको ये नंबर याद नहीं होते हैं कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट ये सीरीज जरूर याद रखिएगा। इससे आप इजीली पता लगा पाएंगे कि किसके बाद क्या आता है। और मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप इनकी फ्रिक्वेंसी जरूर याद रखें। इससे आपको अगर क्वेश्चन के अंदर फ्रिक्वेंसी अगर लिखी आ गई तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आइए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी वेव होती है उसको मॉड्यूलेट करते हैं। ओके, थ्री ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। उसका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट कर सकते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेट कर सकते हैं, उसका फेज मॉड्यूलेट कर सकते हैं। तो जब हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट करते हैं उसको एम बोला जाता है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेट करते हैं उसको एफएम बोला जाता है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेट करते हैं उसको पीएम बोला जाता है। अब फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात पूछी गई है कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है, तो हम लोग एग्जैक्टली फ्रिक्वेंसी को मॉड्यूलेट करते हैं, बाकी अदर फैक्टर्स को मॉड्यूलेट नहीं करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे ऑप्शंस जो हमारे पास गिवन है वो है फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी। नहीं, ये डायरेक्टली कट हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रिक्वेंसी फिक्स नहीं होती है, हम उसी को मॉड्यूलेट करते हैं। फिक्स एम्पलीट्यूड, यस, ये एक पार्ट है, बट ये क्या बेस्ट आंसर है? एमसीक्यूज में ये देखा जाता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए अगर कोई इजी चीज पूछी गई है तो उसके ऑप्शंस सिमिलरली होंगे। आपको टू ऑप्शंस लगेगा कि ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट आपको ये ध्यान देना है कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप वही टिक करें। जैसे कि देखिए, फिक्स्ड एम्पलीट्यूड होता है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, यस, तो ये भी करेक्ट है। चेंज इन फ्रिक्वेंसी ओनली, यस, ये भी करेक्ट है। चेंज इन एम्पलीट्यूड ओनली, ये करेक्ट नहीं है। इन दोनों में कंफ्यूजन है, ये दोनों आपको सही लग रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, चेंज इन फ्रिक्वेंसी ओनली ये सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ओके, फिक्स एम्पलीट्यूड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स एम्पलीट्यूड भी होता है प्लस फिक्स्ड फेज भी होता है। ओके, बट वो तो बात नहीं पूछी गई है, हमसे पूछा गया चेंज क्या होता है, तो ये इस केस में चेंज इन फ्रीक्वेंसी ओनली आएगा। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कन्वेज इंफॉर्मेशन ओवर अ कैरियर वेव बाय वेरिंग इट्स फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है वो इंफॉर्मेशन कैरी करता है बाय वेरिंग इट्स कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी को वेरी करके इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में मैंने आपको बताया था, सिर्फ एम्पलीट्यूड को, जो कैरियर वेव होता है उसका एम्पलीट्यूड वेरी कराया जाता है, उसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में। अब फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन का यूसेज कहाँ कहाँ पे होता है? टेलीमेट्री में यूज़ करते हैं, रडार सिस्टम में यूज़ करते हैं, और सीजनिंग मॉनिटरिंग जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें भी यूज़ किया जाता है। न्यूबॉर्न के ईईजी में भी जो होते हैं उसको सीजन मॉनिटर कराने के लिए हम लोग फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन ही यूज़ करते हैं। अब देखिए, फेस मॉड्यूलेशन में भी मैंने मेंशन किया है, फेस मॉड्यूलेशन जो होता है उसमें कैरियर वेव का फेस चेंज होता है, और बेसिकली जो उसका वो फेज जो चेंज होता है वो टाइम इंटीग्रल होता है एफएम सिग्नल के। ओके, अब वैसे फेज मॉड्यूलेशन के बारे में आपका क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएगा, बट एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के केस में आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर एडवांटेज ये होता है कि हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कराते हैं तो हमारे एंटीना की हाइट्स रिड्यूस हो जाती है। ओके, लेकिन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का एडवांटेज ये होता है हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को कनेक्ट कर सकते हैं सेम वेव, सेम फ्रीक्वेंसी रेंज में हम लोग नंबर ऑफ डेटा को सेंड कर सकते हैं। और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेंड किया जा सकता है एक पर्टिकुलर स्पॉट पे
बट फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में सेम फ्रिक्वेंसी पे हम लोग लार्ज नंबर ऑफ पीपल को कनेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा एडवांटेज अलग अलग के होते हैं, जहाँ पे हमारी सिचुएशन होती है, जो रिक्वायर्ड सिचुएशन होती है, वहीं पे उसी टाइप का मॉड्यूलेशन हम लोग यूज करते हैं। अब फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन देखिए वाइडली यूज होता है सबसे ज़्यादा ब्रॉडकास्टिंग म्यूजिक में, स्पीचेज में। जो भी स्पीच जो होते हैं उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं, एफएम यूज करते हैं हम लोग। म्यूजिक का ब्रॉडकास्टिंग में भी एफएम यूज करते हैं, टू वे रेडियो सिस्टम में भी एफएम यूज होता है। मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग सिस्टम जो पहले हुआ करते थे, जो डिस्क होती थी, आपको बड़ी याद होगा, बड़ी सी डिस्क होती थी ब्लैक कलर की, वो मैग्नेटिक रिकॉर्ड्स होते थे। ओके गाइस, उसके अंदर हम लोग मैग्नेटिक टेप यूज करते थे। इसके बाद कैसेट का सिस्टम आया था, उसमें भी हम लोग मैग्नेटिक टेप ही यूज किया करते थे, बट आजकल सब लोग डिजिटल यूज करते हैं। ओके गाइस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which one has the same dimension as that of impulse। तो गाइस, जब भी हम डायमेंशंस की बात करते हैं तो फिजिक्स की फिजिक यूनिट में हम एम, एल और टी के टर्म्स में बात करते हैं डायमेंशंस की। मास के लिए एम रिप्रेजेंट करता है, अगर उस यूनिट में लेंथ इन्वॉल्व है उसके लिए एल रिप्रेजेंट करता है, और उसके अंदर टाइम है तो टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, अब इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स जो होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फोर्स लगाया जाता है, उसको इम्पल्स बोलते हैं। ओके, तो इम्पल्स हम लोग वहां से देखते हैं। इसका डायमेंशन की जब भी बात होती है बहुत इजी है, आपको सिर्फ यूनिट्स अगर पता होंगी तो आप इजीली डायमेंशंस निकाल लेंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जब भी वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम के केस में वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब होती है, राइट। इसलिए हम लोग अगर एम एल टी के टर्म्स में डायमेंशंस लिखना चाहें तो मास की यूनिट इसमें एक भी नहीं है, लेंथ इसमें 3 टाइम्स शो किया गया, और टाइम का भी फैक्टर इसमें 0 है। तो अगर वॉल्यूम का जो डायमेंशन है वो m0 l3 t0 है। ओके, अब हम इम्पल्स का निकालेंगे। इम्पल्स की जो डायमेंशन होती है, बेसिकली इम्पल्स जो होता है वो होता है फोर्स इनटू टाइम, टाइम टाइम ड्यूरेशन। ओके, और यू कैन से टाइम इंटरवल। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन या टाइम इंटरवल। तो फोर्स अप्लाइड जो है, अब फोर्स की यूनिट क्या होती है हम आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपको याद है तो बहुत इजी है, अगर नहीं याद है तो मैं आपको बता देता हूँ। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये फोर्स की यूनिट होती है। कैसे ड्राइव कर सकते हैं? फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ये सबको पता रहता है। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं एम एल टी के फॉर्म में डायमेंशंस में, तो मास का टर्म एक है, लेंथ का टर्म एक है, और टाइम का टर्म -2 टाइम्स है। ओके गाइस, तो फोर्स के डायमेंशन ये हो गए। जब फोर्स के डायमेंशन हमारे पास हो गए m1l1t-2, राइट, इनटू अगेन इस टाइम, ये भी टाइम का डायमेंशन इसमें इंक्लूड हो जाएगा। सो नेट जो हो निकलेगा हमारा, वो निकलेगा m1l1t-1। ओके, ये हमारे इम्पल्स के डायमेंशन हो गया, राइट। सिमिलरली मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। जब हम लोग इसकी बात करते हैं मोमेंटम की, मास इनटू वेलोसिटी, इस केस में मास अगेन किलोग्राम के टर्म्स में होता है, तो m का टर्म इन्वॉल्वमेंट 1 है, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड, तो लेंथ का भी इन्वॉल्वमेंट 1 है, और टाइम का इन्वॉल्वमेंट -1 है। देखिए, ये मैच कर रहा है मोमेंटम का, इम्पल्स से डायमेंशन मैच हो रहा है। अब हम ये हमारा आंसर जो होगा वो मोमेंटम हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन, दिस वन। ओके, बट हम लोग आगे भी देखेंगे, हम लोग टॉर्क को भी देखेंगे, टॉर्क के डायमेंशन भी देखेंगे, और हम लोग चेंज इन मोमेंटम का भी डायमेंशन देखेंगे। टॉर्क की हम बात कर रहे हैं तो टॉर्क जो होता है, कोई सा भी एक सर्कुलर कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी एक्सिस है, तो उस ऑब्जेक्ट को उसकी एक्सिस पे रोटेट कराने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है, ओके, उसको हम टॉर्क बोलते हैं। और टॉर्क की जो निकाला जाता है वो होता है फोर्स का परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ओके,
इनटू रेडियस। ओके, तो जो फोर्स का मैंने बताया था आपको, फोर्स का डायमेंशन होता है mlt -2, राइट, और रेडियस का यूनिट होती है मीटर, तो यहाँ से L निकलेगा, और जब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ml2t-2, राइट, ये हमारा टॉर्क का डायमेंशन हो गया। ये देखिए, तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा, मोमेंटम का जो डायमेंशन है वो इम्पल्स से वेरी करता है। वॉल्यूम का डायमेंशन मैंने निकाला m0 L0 T0, मोमेंटम का डायमेंशन ये निकाला हम लोगों ने m1 L1 T-1, ओके। m1 L1 T1, यस, टॉर्क का डायमेंशन हमारे पास हम लोगों ने अभी निकाल लिया। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की अगर बात करते हैं तो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का यूनिट होती है किलोग्राम, एक्सेलरेशन होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब इसका डायमेंशन निकालेंगे तो हो जाएगा m1, ओके, L1 T-2, ओके गाइस। ये बहुत इजी होता है, इसे आप इजीली निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको यूनिट पता होनी चाहिए। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, व्हाई द आयरन नीडल स्टेज ऑन वाटर व्हेन इट पुट जेंटली ऑन वाटर सरफेस। सो इस केस में क्या होता है, जब कोई भी एक छोटी सी नीडल को हम वाटर सरफेस पर रखते हैं तो नीडल सिंक नहीं होती है, वो सिर्फ फ्लोट करती है। अब इसका रीजन पूछा गया है, ओके। कोई भी नीडल है वो ऑब्वियसली फ्लोट कर रही है, इसके दो रीजन हो सकते हैं। या तो उस नीडल का जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा लो है इन कंपैरिजन टू जिस लिक्विड में वो रखी है, तो जिसकी वजह से जिस भी मटेरियल की डेंसिटी बहुत लो होती है वो फ्लूइड ऊपर रहता है, और जिस फ्लूइड की डेंसिटी हाई होती है वो नीचे रहता है। बट यहाँ ये तो फ्लूइड के केस में हो गया, लेकिन अगर हम इसकी बात करें आयरन, और हम लोग आयरन की बात करें तो ये बहुत, हम लोग को ऑलरेडी पता है कि आयरन की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू वाटर, ओके। लेकिन फिर भी आयरन नीडल सिंक नहीं होती है, उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, और वो है वाटर का सरफेस टेंशन। जो वाटर का सरफेस टेंशन होता है उसकी वजह से आयरन नीडल सिंक नहीं करती है, क्योंकि आयरन नीडल की बात करें तो आयरन नीडल का मास बहुत ज़्यादा कम है, तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत नेग्लिजिबल होता है। और जो हमारा वाटर है उसके अंदर जो सरफेस टेंशन है वो उस ग्रेविटेशनल वेट को इजीली बेयर कर लेता है, इजीली नलीफाई कर देता है, और इसलिए जो आयरन नीडल है वो सिंक नहीं होती है, वो वाटर सरफेस पे फ्लोट करती है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है डेंसिटी ऑफ वाटर इज लेस देन आयरन नीडल, ये फैक्ट है, ये बिल्कुल फैक्ट है, सही बात है। बट हमारा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो इससे जस्टिफाई नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको कट कर देंगे। हमसे पूछा गया क्यों नहीं हो रहा है, वो ये तो फैक्ट है, ओके। तो वॉल्यूम सबमर्ज इज वेरी नेग्लिजिबल। वॉल्यूम सबमर्ज की जहाँ पर भी बात आती है वो बेसिकली बात आती है आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल का ये कहना है कि भी बॉडी फ्लूइड में या वाटर में सबमर्ज की जाती है तो जितना भी पार्ट उसका सबमर्ज होता है उस पार्ट पे बॉयंसी फोर्स लगती है। तो उस ऑब्जेक्ट की बात करें, उस ऑब्जेक्ट का खुद की वेट की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है डाउनवर्ड, और बॉयंसी वाटर की वजह से बॉयंसी फोर्स लगता है अपवर्ड। जब डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स बैलेंस हो जाते हैं तो बॉडी फ्लोट कर पाती है, अगर वो बैलेंस नहीं होते तो बॉडी सिंक हो जाती है। आइए थर्ड ऑप्शन देखते हैं, ड्यू टू सरफेस टेंशन। यस, दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ड्यू टू सरफेस टेंशन। ड्यू टू इस शेप, नई शेप की बात नहीं है, ओके। आइए हम इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में बात की गई है, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल वी कैन नोट दैट अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय नीडल इज लेसर देन द अमाउंट ऑफ वाटर मूव्ड बाय द नीडल, बट इट स्टेज देयर बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन।
मैंने आपको बताया सरफेस टेंशन आर्किमिडीज प्रिंसिपल यहाँ पे देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट की बात इतना बहुत नेग्लिजिबल है, बट सरफेस टेंशन यहाँ पे मेन रोल प्ले कर रहा है. सरफेस टेंशन इज प्रेजेंट बिकॉज कोहेसिव इंटरेक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल. सरफेस टेंशन होता क्या है, इजीली मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं. ये कंटेनर है, इस कंटेनर पे सपोज करिए वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं. क्योंकि ये वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है उसमें H2O कॉन्फ़िगरेशन होती है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन. ऑक्सीजन ये है और ये है इसके हाइड्रोजन. ओके, दिस इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दिस इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. तो जो वाटर है उस केस में ये देखा गया है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में बहुत अच्छे से एक इंटरेक्शन बोल लीजिए या फिर आप बोलिए कि इनका एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, जो एक मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ये आपस में काइंड ऑफ बॉन्ड बना लेते हैं. और उस बॉन्ड को ही जो बॉन्ड बनाते हैं उस बॉन्ड की वजह से ही वाटर के अंदर सरफेस टेंशन प्रोड्यूस होती है. सरफेस टेंशन जो होती है बेसिकली एक टेंडेंसी है जिसमें वाटर का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच रहता है. ओके, अब देखिए सरफेस टेंशन जो है एक कॉन्ट्रैक्टिव टेंडेंसी ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड दैट अलाउ इट रेजिस्ट टू एक्सटर्नल फोर्स अप टू सर्टेन एक्सटेंट. ऑब्वियसली एक दूसरे के मॉलिक्यूल जो वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच रहते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स को अप टू सर्टेन एक्सटेंट वो विदस्टैंड कर सकते हैं. अब इसका बहुत अच्छा एग्जांपल भी है, सरफेस टेंशन की हेल्प लेके कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो वाटर के ऊपर रन करते हैं. फॉर एग्जांपल वाटर स्ट्राइडर्स. ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं लेकिन जो वाटर पर रन कर पाते हैं, और सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनका बॉडी मास बहुत ज़्यादा लो होता है और वाटर में जो सरफेस टेंशन की प्रेजेंस होने की वजह से वो वाटर के ऊपर रन कर पाते हैं. सरफेस टेंशन का जो वॉल्यूम है वो 92 मिली न्यूटन पर मीटर होता है. इतना फोर्स जो सरफेस टेंशन है वाटर का वो एक्सर्ट कर सकता है एट रूम टेम्परेचर. ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, if the mass of a star is 2 times the mass of sun then it will come to an end as. देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन एज इट इज उठाया गया है. अगर आप पढ़ेंगे स्टार्स प्लैनेट्स के बारे में तो वहाँ पे न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल, वाइट ड्वार्फ, रेड जाइंट, इनके बारे में सब कुछ मेंशन है. मैं आपको इसके लिए बाद में एक डिटेल लेक्चर भी ला दूंगा, आप उसको भी देख सकेंगे. और इस केस में क्या होता है, जो हमारे पास जो इनिशियली जो हमारे पास सपोज एक स्टार होता है, ओके, उसका मास जो होता है, ओके, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है. जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, जब स्टार बनने का, तो ये अपनी ही ग्रेविटेशनल पुल में कॉन्सेंट्रेट कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है और इसकी जो कोर होती है वो धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेट होने लगती है. जब इसका मास बहुत ज़्यादा हो जाता है, ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स इस कोर में इसका जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट होता जाता है और एक पॉइंट आता है जब ये इतना ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करता है उस टाइम पे इसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है. ओके, जब इसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, जिस टाइम पे सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है तब उस टाइम पे जो इसका मास होता है, ओके, वही फैक्टर होता है डिसाइड करने के लिए कि आगे चल के ये क्या बनने वाला है. सुपरनोवा के बाद ये वाइट डॉर्फ बनेगा, ब्लैक होल बनेगा, न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, पल्सर बनेगा या रेड जाइंट बनने वाला है. ओके, सो ये आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, बट अभी आप ये याद रख सकते हैं कि अगर सोलर मास का अगर ये जो स्टार है इसका मास अराउंड 2 टाइम्स है तो डेफिनेटली ये न्यूट्रॉन स्टार बनेगा. ओके, ठीक है, ये न्यूट्रॉन स्टार बनेगा. ये एक्सप्लेनेशन देखते हैं. If the mass of a star which has 2 times the mass of sun, then it will turn into neutron star. A neutron star is a type of remnant that can result from a gravitational collapse of massive star during the supernova event. सुपरनोवा इवेंट जो होता है मैंने आपको जैसे बताया अभी, उसमें जब उसका मास जो है वो सोलर मास के टाइम्स होता है,
तब वो डिफाइन करता है कि उसका पाथ क्या रहेगा। अगर उसका सोलर मास, जो सोलर मास बेसिकली क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं। व्हाट इज सोलर मास? ओके, जो हमारी गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, अगर आप उसको देखें अच्छे से तो सन का जो मास है वो होल गैलेक्सी का ऑलमोस्ट 99% है। ओके, सो इस जो हमारे सन का मास है इसी को सोलर मास बोला जाता है। और हम इसी का जो कैलकुलेशन करते हैं हम इसी को एज अ रेफरेंस पॉइंट मान के करते हैं और इसको हम सोलर मास बोलते हैं और रिप्रेजेंट करा जाता है मास डॉट ऐसे। ओके, दिस इज सोलर मास। ये सोलर मास का रिप्रेजेंटेशन स्टाइल है। अब देखिए क्या होता है जब वो स्टार, मैंने आपको बताया जो स्टार इनिशियल फेज में होता है उसके ब्लास्ट करने पर उसका अगर मास जो है उसका वो अराउंड 2 टाइम्स है तो डेफिनेटली न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। ओके, न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। तो कोई भी जो मास, कोई भी स्टार होता है वो कैसा उसका पाथ रहेगा ये 2 फैक्टर्स पर डिफाइन किया जाता है। फर्स्ट, उसका जो मास है वो तो सबसे मेन फैक्टर है ही है। अब जब मास की वजह से उसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है और जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो जाता है तो उसकी, जैसे ये धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेट जब हो रहा था फिर ब्लास्ट होता है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, उसकी आउटर शेल जो होती है वो ब्लास्ट हो जाती है। ओके, तो वो रेमनेंट्स बचते हैं स्टेलर के और जो कॉन्सेंट्रेटेड पार्ट होता है उसका कोर सिर्फ वो बचती है। अब इस कॉन्सेंट्रेटेड कोर पार्टिकल्स में अगर फ्यूल है, फ्यूल क्या होता है इसमें हाइड्रोजन होती है, उसके बाद हीलियम होती है। पहले फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट होती है हाइड्रोजन का, वो सारी हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है। देन हीलियम का रिएक्शन स्टार्ट होता है फ्यूजन का, वो सारा हीलियम कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन के बाद ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ये ऐसे धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करता है। अगर और जब भी ये प्रोग्रेस करता है इसका मास जो है ये उसकी कोर फर्दर श्रिंक होने लगती है और फर्दर श्रिंक होने लगती है। तो इस पे जो प्रेशर लगता है वो डिफाइन करता है कि इसका पाथ क्या रहेगा। मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगा ओके नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन अभी आप ये जान लीजिए ये चंद्रशेखर लिमिट होती है जिसमें अगर स्टार का वेट 1.4 टाइम्स से 3.2 टाइम्स होता है सोलर मास के, वो न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट होता है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेन ड्रॉप फॉल्स फ्रॉम अ हाइट विच स्टेटमेंट इज ट्रू। जो रेन ड्रॉप है, रेन ड्रॉप का शेप क्या होता है, कुछ ऐसा होता है राइट। ये रेन ड्रॉप का शेप होता है। फॉल्स, दे फॉल विद देयर अल्टीमेट वेलोसिटी विच इज डिफरेंट फॉर ईच ड्रॉप। यहाँ पे बोल रहा है वो अपनी अल्टीमेट वेलोसिटी में फॉल करते हैं और सभी ड्रॉप के लिए उनकी खुद की एक अल्टीमेट वेलोसिटी होती है हर ड्रॉप की। ओके, सेकंड ऑप्शन है दे ऑल फॉल विद सेम अल्टीमेट वेलोसिटी। देखिए ये ऑप्शन तो डायरेक्ट कट हो जाएगा क्योंकि आपको पता है जो ड्रॉप्स होते हैं कुछ ड्रॉप्स छोटे होते हैं कुछ ड्रॉप्स बहुत बड़े होते हैं। ओके, तो उस यहाँ पे वेट का डिफरेंस हो जाएगा जिसकी वजह से उनकी अल्टीमेट वेलोसिटी भी वेरी करेगी। और उनकी अल्टीमेट वेलोसिटी जो है क्योंकि एयर में फ्लो कर रहे हैं तो एयर जो है वो ड्रैग फोर्स लगाता है। ओके, ड्रैग फोर्स क्या होता है, काइंड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ही होता है। कोई भी पार्टिकल जब ड्रॉप होता है एयर में तो एयर उस पर ड्रैग फोर्स लगाती है बैकवर्ड डायरेक्शन में। ओके, अब इसका जो वेट है उसकी वजह से यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल लगेगा और एयर की वजह से पीछे की साइड ड्रैग फोर्स लगेगा। तो ये दोनों फोर्सेस मिलकर डिफाइन करेंगे हर एक ड्रॉप की अल्टीमेट वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, देयर वेलोसिटी इंक्रीजेस एंड दे फॉल विद डिफरेंट अल्टीमेट वेलोसिटी। देखिए यहाँ पे बोला देयर वेलोसिटी इंक्रीजेस, एक सर्टेन जैसे ही ड्रॉप्स स्टार्ट होती हैं उनकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो सकती, वो इमीडिएटली अपनी अल्टीमेट वेलोसिटी पे पहुंच जाती है और होल जो ड्यूरेशन है
वो अपनी अल्टीमेट वेलोसिटी पे ही ट्रेवल करती हैं। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। देयर वेलोसिटी इंक्रीजेज एंड दे फॉल विद सेम वेलोसिटी। देखिए ड्रॉप सारी अलग अलग हैं तो सेम वेलोसिटी पे फॉल नहीं कर सकती, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारा ये ऑप्शन है बिल्कुल सही। दे फॉल विद देयर अल्टीमेट वेलोसिटी विच इज डिफरेंट फॉर ईच ड्रॉप। जो ड्रॉप का साइज है उसकी वजह से जो उसमें वेट है वो वेरी करेगा, और जब साइज ज़्यादा होगा तो उसका एयर ड्रैग है वो भी ज़्यादा होगा, और ग्रेविटेशनल पुल भी ज़्यादा होगा। तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें मिलके उसकी अल्टीमेट वेलोसिटी डिफाइन करेंगी, इसलिए हर एक ड्रॉप की वेलोसिटी अलग होने वाली है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। As the all drops are not of equal in terms of shape and water carried, जैसा मैंने आपको बताया, so the resultant of gravitational force and air resistance is different for each drop, so they fall with the ultimate velocity which is different for each drop. Okay guys, यही होता है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया जो ड्रैग लगता है, ड्रैग फोर्स लगता है, उस ऑब्जेक्ट का ड्रैग कोफिशिएंट भी होता है। So more aerodynamic the shape, the less drag. एरोडायनेमिक्स क्या होता है? एरोडायनेमिक्स होता है ऐसी शेप जिसमें आपका एयर फ्रिक्शन कम होता जाए। जैसे आप अगर देखें कोई बस है, ओके, बस का फ्रंट ऐसे होता है, ये तो यहाँ पे बस का फ्रंट है, तो जो जब बस यहाँ इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो यहाँ पे एयर अवेलेबल है, तो डायरेक्ट उसका एयर का प्रेशर ये यहाँ पे लेगी, देन ये कट के एयर कट के यहाँ से जाएगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम ड्रैग फील करने वाली है हमारी बस, जिसका सरफेस एरोडायनेमिक्स नहीं है। बट सिमिलरली अगर हम लोग कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लें, ओके, जैसे हमारी F1 कार्स होती है उनकी शेप इसी तरह से होती है, और यहाँ पे जो एयर का फ्लो रहेगा वो आराम से यहाँ पे एयर यहाँ से मूव आराम से कर जाएगी, तो एयर का उस पर ड्रैग फोर्स नहीं लगेगा, उसका ड्रैग कोफिशिएंट बहुत कम होने वाला है, इसलिए ये मोर एरोडायनेमिक शेप है। ओके, यहाँ पे जहाँ पे एरोडायनेमिक्स एयर इन्वॉल्व होती है वहाँ पे एरोडायनेमिक्स इन्वॉल्व होती है, और जहाँ पे एरोडायनेमिक्स इन्वॉल्व होती है वहाँ पे ड्रैग कोफिशिएंट इन्वॉल्व होता है। ओके, एंड सेकंड इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली साइज जो है अगेन उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी करेगा, उसका ड्रैग कोफिशिएंट वेरी करेगा, ये, और उसी बेसिस पे दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ड्रैग कोफिशिएंट मिलके उसकी अल्टीमेट वेलोसिटी डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोटोस्टेट मशीन वर्क्स ऑन विच टेक्निक। फोटोस्टेट मशीन जो है किस टेक्निक पे काम करती है? मैग्नेटिक इमेज मेकिंग, थर्मल इमेज मेकिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमेज मेकिंग। गाइस इसका आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग। देखिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए, ओके, कि आज वो काम कैसे करते हैं। तो उसमें से एक क्वेश्चन ये है कि हमारी जो फोटोस्टेट मशीन है वो काम किस बेसिस पे करती है, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग। पहले जो होता था वो थर्मल इमेज मेकिंग होता था, आपको याद भी होगा जो हमारी पुराने टाइम पे फोटोस्टेट मशीन होती थी उसके अंदर एक वाइट कलर की लाइट लगी होती थी, और उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती थी और मशीन बहुत हीट अप हो जाती थी। बट आजकल आप मार्केट में जाते होंगे फोटोस्टेट मशीन को आप देखेंगे तब उसमें एक ग्रीन कलर की लाइट निकलती है, अब वाइट कलर की लाइट नहीं आती है, और उसकी इंटेंसिटी भी बहुत लो रहती है, और मशीन हीट भी नहीं होती है, क्योंकि पहले थर्मल इमेज मेकिंग होता था, बट आज हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं फोटोस्टेट मशीन्स में, इसलिए आइए एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। All electrostatic copiers work under the premise that the electricity charge is placed on the image drum, which has the ability to retain the electric charge, much like capacitor holds its charge with the ability to hold and release the charge depending on how much lighter and darker compared to image drum. Okay guys, यहाँ पे इजली इसकी फंक्शनिंग बताई गई है। फोटोकॉपियर मशीन में इन्होंने बोला है कि एक ड्रम होता है, ओके, और उस ड्रम के ऊपर हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज प्लेस कर देते हैं, ओके। जब इलेक्ट्रिक जो शीट होती है उसमें मार्किंग्स होती हैं, मार्किंग्स जो होती हैं वो बेसिकली डार्क एंड लाइट शेड में ही होती है, ओके।
तो जो चार्जेस होते हैं वो सपोज करिए जैसे डार्क साइड पे चार्जेस लगा दिए गए, ड्रम ने उस शीट से कॉपी कर लिया कि यहाँ पे इस पोजीशन पे लाइट ज़्यादा है, इस पोजीशन पर लाइट कम है। सिमिलरली जब उसने नेक्स्ट न्यू पेज पे उसने वो चीज़ कॉपी की, उसने एग्जैक्टली उन चार्जेस के अकॉर्डिंग ही उसने न्यू इमेज प्रिंट कर दी एक ब्लैंक पेपर पे। इस प्रोसेस से को यूज करते हुए आजकल की फोटो मशीन काम करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, गाइस ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर 3.6 मेगा जूल है। ओके, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया 1 किलोवाट आवर क्या होता है। 1 किलोवाट आवर में आप देख सकते हैं इजीली कि हमारे इतने जूल्स एनर्जी होती है। 1 किलोवाट आवर में इतनी जूल्स एनर्जी होती है। अब मेगा जो होता है 10⁻⁶ होता है। ओके, तो इतने जूल्स एनर्जी होती है हमारे 1 किलोवाट आवर में। 1 किलोवाट आवर यूनिट होती है जिसको आप लाइट में भी देखेंगे कि जैसे घर के हाउस होल्ड के हमारे जो बिल्स आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आते हैं, वो किलोवाट आवर में ही होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। What is the minimum escape velocity of an object launched from the Earth to space? Okay, guys, इसका बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। हमारी escape velocity 11 किलोमीटर पर आवर है। ओके, मिनिमम escape velocity अर्थ से जो है वो 11 किलोमीटर पर आवर है। किसी भी अर्थ का ये अर्थ है, ये इसकी सरफेस है। अगर हम 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम किसी ऑब्जेक्ट को बाहर की साइड लॉन्च करेंगे, वो ऑब्जेक्ट स्पेस में चला जाएगा। अगर उसकी वेलोसिटी उससे कम हुई तो वो जाएगा, बट अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा है कि उस ऑब्जेक्ट को वापस आना पड़ेगा और वो अर्थ पे वापस आ जाएगा। ओके, अगर तो ये मिनिमम वेलोसिटी है। इस मिनिमम वेलोसिटी से तो आपको उसको ऑब्जेक्ट को थ्रो करना ही पड़ेगा या लॉन्च करना ही होगा। अगर उसको एस्केप कर, इससे ज़्यादा है तो डेफिनेटली एस्केप कर जाएगा, बट इससे कम होगा तो वो एस्केप बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। सिमिलरली जो ब्लैक होल होता है उसमें भी यही होता है कि आपने सुना होगा कि ब्लैक होल से लाइट भी बाहर नहीं जा पाती है। उसका यही रीज़न है, जो ब्लैक होल के अंदर इतनी ज़्यादा प्रोसेस हो चुकी होती हैं कि वो बार बार उसका जो कोर है वो इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो चुका है कि उसके लिए एस्केप वेलोसिटी जो होती है, ब्लैक होल के केस में एस्केप वेलोसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, इवन स्पीड ऑफ लाइट से। स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁻⁷मीटर पर सेकेंड। इससे भी ज़्यादा जो स्पीड ऑफ लाइट है, इससे भी ज़्यादा ब्लैक होल की अर्थ एस्केप वेलोसिटी होती है। इसलिए जो ब्लैक होल होता है उसके अंदर कुछ भी लाइट वाइट जा तो सकती है, बट वो वहाँ से एस्केप नहीं कर पाती है। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। On the surface of Earth, the escape velocity is about 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके गाइस, और ये माइल्स में 6.96 माइल्स पर सेकेंड। सो अप्रोक्सीमेटली ये 34 टाइम्स मार्क स्पीड के है। मार्क 34 के इक्वल है। मार्क हम साउंड बैरियर या स्पीड ऑफ साउंड को बोलते हैं मार्क। ओके, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन वी सी रेनबो? जब हम रेनबो देखते हैं तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये हमसे पूछा गया है। वी फेस सन एंड रेन ड्रॉप। जब हम रेनबो देखते हैं तो आपने बहुत बार देखा होगी एक्चुअल में हम रेनबो कैसे देख पाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, ओके, और आपको यहाँ पे रेनबो दिख रहा है, यहाँ पे रेनबो, तो आप अब नेक्स्ट टाइम ध्यान दीजिएगा, आप सन जो होता है वो आपके बैक साइड में होता है, आप तभी रेनबो देख पाते हैं। और इसी कंडीशन में आप देख सकते हैं क्योंकि आप जो बैक साइड से लाइट आती है वो रिफ्लेक्ट करती है और तभी रेनबो के कलर्स बनते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन है वी फेस सन एंड रेन ड्रॉप। नो, ये ऑप्शन नहीं है। द सन रिमेन बिहाइंड अस एंड वी फेस रेन ड्रॉप्स। यस, यही ऑप्शन है। इन लाइट रेनफॉल वी फेस सन। नो, the sky remains clear and the sun is at lower position. No,
ये 3 ऑप्शन रेलिवेंट नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो रेलिवेंट है, तो वही उसका आंसर है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वी सी रेनबो बिकॉज द ज्योमेट्री ऑफ रेन ड्रॉप। तो रेन ड्रॉप जो होता है उसकी जो शेप है, बेसिकली जो ज्योमेट्री है, उससे लाइट जो है रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होती है, और जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो अपने विप्योर कलर्स में ब्रेक डाउन हो जाती है। इस वजह से हम लोग रेनबो देख पाते हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल फिनोमेना है, इसे आप जरूर देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। और when the sun shines from behind us into the rain, incident ray of light enter the drop and reflected back. ओके, अगर कोई आपसे पूछे कि रेनबो के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, तो लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट इनवर्ड्स होती है, अंदर की साइड रिफ्लेक्ट होती है, एक ड्रॉप से निकलती है, देन दूसरी ड्रॉप में जाती है, दूसरी ड्रॉप से रिफ्लेक्ट होकर थर्ड ड्रॉप में जाती है, थर्ड ड्रॉप से रिफ्लेक्ट होकर अगेन नेक्स्ट ड्रॉप में जाती है। इस तरह से लाइट ट्रेवल करती रहती है, और हमको विजिबल लाइट जो होती है वो फुल लाइट होती है, लेकिन विजिबल लाइट का वहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है विप्योर में, और हमको डिफरेंट कलर्स वहाँ पे रेनबो में दिखाई देते हैं। ये बहुत अच्छा फिल्म है, देख के बहुत अच्छा लगता है, आप भी जरूर देखिएगा, बारिश के टाइम में होता है। A raindrop is an optical and meteorology phenomenon that is caused by reflection of light in water droplet and Earth atmosphere, resulting in a spectrum of light appearing in the sky. Okay guys, अब है क्वेश्चन नंबर 13। Splitting of different colors of white light in prism is। ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर वो सारे टर्म्स हैं जिसमें कन्फ्यूज़न रहता है मेनली स्टूडेंट्स को। तो आइए मैं आपको पूरा बताना चाहूँगा। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब कोई भी इंसिडेंट लाइट आती है और एक पॉइंट से पॉइंट पे स्ट्राइक करके वापस सेम मीडियम में रिटर्न हो जाती है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ओके, ये इंसिडेंट लाइट है और ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट लाइट आई, इधर स्ट्राइक किया और ये वापस लौट गई। जिस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन जो होती है, और वो पॉइंट जहाँ पे लाइट सरफेस को टच करती है, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन को हम जब ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट एंगल जो बनाती हैं, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों सेम होता है। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है। जैसे ये और ये सबसे इजी एग्जाम्पल है जब आपकी लाइट स्ट्राइक करती है प्लेन मिरर पे। ओके, अब हम देखेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट जो होता है वो होता है जब लाइट प्रिज्म में से पास होती है, वाइट लाइट। ओके, वाइट लाइट जब पास होती है प्रिज्म में से, तो वो डिफरेंट कलर्स में ब्रेक डाउन हो जाती है, राइट। इसको बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और वो डिस्पर्जन जो होता है वो विबग्योर फॉर्मेट में होता है। सो आप देखोगे जो वायलेट लाइट होती है, इंडिगो लाइट, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, ऑरेंज लाइट एंड रेड लाइट। तो वायलेट लाइट और इंडिगो लाइट सबसे ज़्यादा डिस्पर्स होते हैं, रेड लाइट सबसे ज़्यादा लेस डिस्पर्स होती है। इसलिए आपने देखा होगा जितने भी जो सिग्नल्स होते हैं, स्टॉप के सिग्नल रेड कलर से बनाए जाते हैं, क्योंकि वो दूर तक दिखाई दें, इसलिए वो रेड कलर के बने होते हैं। रेड लाइट उनके अंदर होती है जिससे दूर से जो पर्सन आ रहा है उसको दूर तक वो दिखाई दें विदाउट एनी डिस्पर्जन के। ओके, अब देखिए डिफ्रैक्शन क्या होता है। डिफ्रैक्शन जो होता है जब लाइट ट्रेवल करती है और जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसके एजेस से, जैसे सपोज करिए ये कोई ऑब्जेक्ट है और उसका ये एज है, यहाँ से लाइट जब ट्रेवल कर रही है तो लाइट स्ट्रेट लाइन जाने की जगह हल्की सी बैंड हो जाती है। ओके, ये लाइट देखिए ऐसे जाके ये बैंड हो जाती है, और ये वाली लाइट इस एज से बैंड हो जाती है, जिसकी वजह से आप कभी देखेंगे तो आपको एक डार्क एंड लाइट कलर के रिंग्स मिलेंगी आपको किसी भी बहुत ज़्यादा लाइट के सोर्स पे। जैसे कि आप नाइट में ट्रेवल कर रहे हैं, सामने से कोई कार आ रही है, उसकी आप लाइट्स देखेंगे तो आपको ये तो लाइट होती है मेन सोर्स, बट उसके अराउंड आपको फ्लैशी रिंग्स देखेंगे। ओके, ये होता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऐसे जब आप किसी सन को देखते हैं तो सन के अराउंड आपको रिंग्स दिखाई देंगे।
जो ये लाइट रिंग होता है, ये डार्क रिंग होता है, ये लाइट रिंग होता है, ये डार्क रिंग होता है। ये जो पैटर्न फॉलो होता है, ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। जो एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, उससे लाइट डिफ्रैक्ट होती है और हमें रिंग पैटर्न दिखाई देता है सोर्स पर। ओके, अब हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होता है, उस केस में जब लाइट ट्रेवल करती है, ओके, जैसे ये ग्लास स्लैब है, ओके, जब लाइट ट्रेवल करती है इस डायरेक्शन से, तो ये एयर मीडियम है, एयर से लाइट जा रही है ग्लास में, तो टुवर्ड्स नॉर्मल हल्की सी बैंड हो जाएगी। ओके, जब अगेन इस सरफेस पे ग्लास से लाइट में ट्रेवल कर रही है, तो लाइट अगेन अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। तो आप देखेंगे लाइट का डायरेक्शन ये था जाने का, बट अब एक्चुअल डायरेक्शन ये है। तो इस फेज में जो डायरेक्शन लाइट का है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। इस शिफ्टिंग को ही बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, अब देखिए हमारे ऑप्शन में पूछा गया स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर वाइट लाइट इन प्रिज्म इज कॉल्ड। ये मैंने आपको बताया, वाइट लाइट जो है विपग्योर में ब्रेक हो जाती है, वो डिस्पर्जन का एग्जाम्पल है। देखिए, अपॉन पैसेज थ्रू द प्रिज्म वाइट लाइट इज सेपरेटेड इन कंपोनेंट्स। वाइट लाइट कंपोनेंट में सेपरेट हो जाती है, वाइट लाइट डिफरेंट कंपोनेंट में ब्रेक हो जाती है। ये रहा विपग्योर, और सेपरेशन ऑफ वाइट लाइट इज ऑफ डिफरेंट कलर इज नोन एज डिस्पर्जन। और ईच, अगर मैं आपको बताऊं वो सेपरेट क्यों होती है, उसका रीज़न ये है, जितने भी कलर्स होते हैं उस सभी कलर्स की एक डिफरेंट वेवलेंथ होती है और डिफरेंट फ्रिक्वेंसी होती है। ओके, डिफरेंट वेवलेंथ होती है, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी होती है। इस चक्कर से जो लाइट होती है उसके जब वो पास होती है, तो उसके लिए जो मीडियम है उसका एंगल जो है रिफ्रैक्शन का, वो सबके लिए अलग हो जाता है। तो इसलिए जो लाइट जब डिस्पर्स होती है, मीडियम में ट्रैवल करती है, तो वो अपना तभी लाइट अलग अलग बेंडिंग एक्सपीरियंस करती हैं। और जो वेवलेंथ जिसकी ज़्यादा होती है वो कम बेंड होती है, और जिसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है वो ज़्यादा बेंड होती है। इसलिए आज आप देखेंगे जब डिस्पर्जन होता है प्रिज्म के थ्रू, ये वाइट लाइट आती है, तो वॉयलेट लाइट सबसे ज़्यादा डिस्पर्स होती है और रेड लाइट मिनिमम डिस्पर्स होती है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका, हमारे पहले क्वेश्चन में भी पहले भी एक सरफेस टेंशन का क्वेश्चन आया था। इसमें हम लोगों ने क्लियरली बात की थी, कोहेसिव फोर्स होता है बिटवीन मॉलिक्यूल, उसकी वजह से सरफेस टेंशन होता है ना। एडिसिव फोर्स बिल्कुल नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल नहीं, इलेक्ट्रिकल फोर्स बिल्कुल नहीं, कोहेसिव फोर्स होता है बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ओके, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सरफेस टेंशन जो है कॉन्ट्रैक्टिव टेंडेंसी ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड दैट अलाउ इट रेजिस्ट एन एक्सटर्नल फोर्स। ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया था कि जो वाटर के वाटर की जो सरफेस टेंशन है वो अप टू सर्टेन लेवल तक एक्सटर्नल फोर्सेस को रेजिस्ट कर लेती है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉज्ड बाय कोहेजन ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूल, ओके, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनी बिहेवियर ऑफ लिक्विड। ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, हम देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ कहाँ पे होता है। देखिए, सीटी स्कैन, एक्सरे स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी। देखिए, आपने अभी हॉस्पिटल में गए होंगे या फिर आपने देखा होगा, तो वहाँ पे आप देखेंगे सीटी स्कैन, एक्सरे स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ये सारे स्कैन जो होते हैं उसमें ऑप्टिकल फाइबर यूज़ नहीं होता है। ऑप्टिकल फाइबर यूज़ होता है एंडोस्कोपी में। एंडोस्कोपी में क्या करते हैं, माउथ के थ्रू आपका ऑप्टिकल वायर होता है, उसको इंसर्ट किया जाता है जिससे आपके इंटरनल ऑर्गन्स को देखा जा सके कि वहाँ पे कोई ब्लीडिंग हो रही है या कोई अदर फॉरेनर मटेरियल का डिपोजिशन हो रहा है, तो उसको
डिटेल में देखने के लिए ऑप्टिकल वायर इंसर्ट किया जाता है और ऑप्टिकल वायर के थ्रू उसकी एकदम क्लियर इमेज बाहर मिलती है और उस इमेज के थ्रू डॉक्टर्स इंस्पेक्ट कर पाते हैं कि एक्चुअल में क्या चल रहा है बॉडी के अंदर। ओके, आइए ये देखते हैं। ऑप्टिकल फाइबर इन एंडोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट में यूज होती है, इनेबल डॉक्टर टू व्यू इंटरनल बॉडी पार्ट विदाउट हैविंग टू परफॉर्म सर्जरी। ओके गाइस, फॉर विदाउट एनी सर्जरी के वो इंटरनल पार्ट्स को डॉक्टर देख पाते हैं थ्रू एंडोस्कोपी, और एंडोस्कोपी में ऑप्टिकल फाइबर का हम लोग यूज़ करते हैं। फर्डिनेंड एल्विस मार्टिन ऑफ पोर्चुगल इन्वेंटेड फर्स्ट फाइबर ऑप्टिक्स in 1963 and 64. The previous practice of small filament light, ये मैंने स्पेशल पॉइंट ऐड किया था। अब आपके दिमाग में आता होगा ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ तो हम अब करने लगे हैं, लेकिन पहले कैसे होता था। देखिए, पहले होता था स्मॉल फिलामेंट जो होता था लैंप का, वो देखिए एडवांटेज क्या होता है। जैसे ऑप्टिकल फाइबर ये है, ओके, तो इसमें हमारे पास ये एडवांटेज होता है कि इसमें इसी के अंदर लाइट सोर्स भी जाता है, तो जिससे हम ऑर्गन पे लाइट भी पड़ती है और हम ऑर्गन को देख भी पाते हैं। बट पहले हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर नहीं होता था, उस केस में हमारे पास ये होता था एक स्मॉल फिलामेंट लैम्प जो होता था, बहुत छोटा सा लैम्प, बहुत छोटा सा लैम्प जो होता था वो ट्यूब के आगे अटैच होता था, और वो लैंप क्योंकि फिलामेंट का होता था वो कंटिन्यूस जलता था, तो उससे हीट प्रोड्यूस होती थी। और जो एंडोस्कोपी का जो टिप होती है उस पर हम लोग लगाते थे उस बल्ब को, और उस बल्ब से थ्रू जो लाइट निकलती थी उसके थ्रू हम लोग इंटरनल बॉडी पार्ट देख पाते थे। बट उसका डिसएडवांटेज क्या था, क्योंकि वो हीट हो जाता था तो रिस्क ऑफ बर्निंग रहता था इनसाइड द बॉडी ऑफ पेशेंट। ओके, तो गाइज अब यहाँ पे हमारा सेशन एंड अप होता है। ये 15 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ पे मैं और आपके लिए अगेन 15 क्वेश्चंस की सीरीज लेके आऊँगा। थैंक यू।